तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। अप्रैल महीने से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, रूल नए आ रहे हैं, नए फॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जा रहे हैं। जीएसटी में जो अपडेट कुछ आ रहा है उसके अनुसार अब अप्रैल महीने से ई वे बिल का क्या अपडेट है, ई वे बिल किसको बनाना पड़ेगा, ई वे बिल का क्या प्रोविज़न आपको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या जो रिलेवेंट लॉज है, रूल्स है, वो ई वे बिल के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन होने वाला है। मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। बिना किसी देर के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, ई वे बिल है क्या। रूल 138 जो है वो गवर्न करता है। तो ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आप अगर मूवमेंट करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं गुड्स का वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर एनी रीजन, यानी कि सेल पर्पस के लिए या फिर अदर देन सेल पर्पस के लिए करते हैं, तो वहाँ पे जो है रोड के लिए आपको ई वे बिल लगता है। यानी कि बिफोर कंसाइनमेंट आपको ये जो है ई वे बिल जो है आपको गवर्नमेंट के जो पोर्टल है जीएसटी का, वहाँ पे आपको ई वे बिल के लिए जो पोर्टल बना है वहाँ से आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। आपका जो बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है टैक्स इनवॉइस या फिर डिलीवरी चालान, उसके बेसिस पे। अब ये जो है कब आपको बनाना पड़ता है, देखिए, जब आप सप्लाई करते हैं या फिर स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इनवर्ट सप्लाई अगर कुछ करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कभी कभी होता है आपका जो परचेज करते हैं वो जब सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में आपको जो है इनवर्ट सप्लाई करना पड़ता है। उस केस में आपको भी आपका ये लाइबिलिटी बन जाता है कि आप ई वे बिल के थ्रू जो है माल वहाँ से पिकअप करके अपने गोडाउन तक लाए। अब ई वे बिल जो है कब रिक्वायर्ड होता है, व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। जैसे हमने बताया, मूवमेंट जब करता है रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि मूवमेंट फॉर द सेल या फिर फॉर अ रीजन अदर देन सेल, मूवमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो गुड्स का मूवमेंट करते हैं तो वी बी बिल बनाना पड़ता है उसको। एप्लीकेबल फॉर बोथ इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट यानी कि अगर आप विद इन स्टेट अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो, या फिर अदर स्टेट में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, उस केस में भी जो है आपका जो है वो ई वे बिल बनाना पड़ता है। अब क्या है, ये जो है जॉब वर्क के लिए अगर माल मूवमेंट कर रहे हैं आप, तो आप बना सकते हैं एग्जीबिशन या फिर अप्रूवल के लिए, ओन यूज या फिर ब्रांच ट्रांसफर के लिए। यानी कि एक तो हो जाता है बेसिक जो कैटेगरी है वो अगर आप सेल करते हैं, सेल पर्पस के लिए माल मूवमेंट करते हैं, यानी कि कस्टमर को आप माल फिजिकली मूवमेंट करवा रहे हैं, कस्टमर के पास भेज रहे हैं सेल करने के बाद, तो आप ई वे बिल बनाएंगे अपने टैक्स इनवॉइस के अनुसार। अगर आप अदर देन सेल पर्पस के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि अदर देन सेल पर्पस क्या हो गया, अगर माल आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी जॉबर के पास, वहाँ पे कुछ काम करवाना है, फिर वापस आपके फैक्ट्री में आ जाएगा, वो होता है अदर देन सेल पर्पस। या फिर कोई एग्जीबिशन के लिए अगर आप माल भेज रहे हैं, यानी कि कोई भी पर्पस अदर देन सेल, या फिर आप ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपका मल्टीपल ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो है आप ई वे बिल बनाएंगे। उस केस में डिलीवरी चालान बनता है, उसके बेसिस पे आपको ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। अगर प्रिस्क्राइब जो लिमिट है उसके ऊपर अगर वैल्यू चला जाता है, तो लिमिट क्या है, 50,000 से ऊपर। अगर आपका जो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से ऊपर है तो आपका जो है फॉर अदर देन सेल या फिर फॉर द पर्पज ऑफ सेल, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप मूवमेंट करते हैं माल, तो आपको जो है वो ई वे बिल बनाना पड़ता है। अब चलिए जान लेते हैं ई वे बिल किस केसेस में जो है वो नहीं लगता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले, अगर गुड्स स्पेसिफाइड इन एनेक्सर, यानी कि वेजिटेबल कोई हो गया, मिक्स मिल्क हो गया, नॉन मोटराइज कन्वेंस के थ्रू जो माल जाते हैं, उस केस में भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। कुछ स्पेसिफाइड आइटम है जो एनेक्सर में दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। मूवमेंट विद इन नोटिफाइड लोकल लिमिट्स, मूवमेंट अंडर कस्टम बॉन्ड, किसी कस्टम बॉन्ड के अंडर में अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट बाई डिफेंस फॉर्मेशन, डिफेंस फॉर्मेशन के लिए अगर मूवमेंट होता है तो उस केस में भी ई वे बिल का दरकार नहीं पड़ता है। अदर दैन दिस आपका जब भी मूवमेंट होता है आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब हु शुड जनरेट ई वे बिल, किसे जनरेट करना चाहिए, देखिए, जनरली सप्लायर जो है इन केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो टैक्सेबल सप्लाई अदर देन टैक्सेबल सप्लाई करता है, आउटवर्ड सप्लाई जो भी करता है, वो जनरली सप्लायर जो है तो अपने जो डॉक्यूमेंट है टैक्स इनवॉइस या फिर डिलीवरी चालान जो भी है उसके बेसिस पे ई वे बिल जनरेट करता है। अब रिसिपिएंट कभी कभी जनरेट करता है ई वे बिल, यानी कि इन केस ऑफ सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि मान लीजिए किसी सप्लायर से आपने माल खरीदा, वो अनरजिस्टर्ड है, वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो आप जो है वहाँ से माल पिकअप करवा रहे हैं, उस केस में भी है आपको जो है बनाना पड़ सकता है, रिसिपिएंट को भी बनाना पड़ सकता है। अब ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर नाइदर सप्लायर नो रिसिपिएंट जनरेट,
ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। अगर मान लीजिए सप्लायर भी नहीं ईवी बना रहा है, अगर रिसिपिएंट भी नहीं ईवी बना रहा है, उस केस में ट्रांसपोर्टर भी उस ईवी बिल बना सकता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है स्पेसिफाइड केसेस में जो है वो ईवी बिल बनाना पड़ता है उनको। जनरली कंपोनेंट अगर बात करें तो ईवी बिल में जो है दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या रहता है, पार्ट ए में जो रहता है आपका जो कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, क्या रहता है, कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे जीएसटी नंबर सप्लायर का या फिर रिसिपिएंट्स का, सप्लायर और रिसिपिएंट का डिटेल इसमें रहता है। इनवॉइस का नंबर, उसका डेट रहता है, क्या रहता है, इनवॉइस का नंबर और डेट रहता है। वैल्यू रहता है गुड्स का, क्या वैल्यूएशन है, HSN कोड रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, ये सारा कुछ रहता है आपका पार्ट ए में। अब पार्ट बी में क्या रहता है, बस पार्ट बी में आपका रहता है व्हीकल नंबर, यानी कि किस गाड़ी से माल मूवमेंट हो रहा है वो रहता है। ट्रांसपोर्टर का डिटेल बेसिकली रहता है। तो पार्ट बी में बेसिकली जो है ट्रांसपोर्टर का डिटेल और व्हीकल नंबर वाला रहता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी कौन सा दो, पार्ट ए पार्ट बी रहता है ईवी बिल का किसी भी। अब वैलिडिटी ऑफ ईवी बिल क्या रहता है, यानी कि क्या वैलिडिटी होती है ईवी बिल की। देखिए अप टू 100 किलोमीटर एक दिन का वैलिडिटी रहता है, यानी कि अप टू 100 किलोमीटर अगर आप जाते हैं विद इन 100 किलोमीटर तो आपको 1 डे का वैलिडिटी मिलता है। यानी कि मान लीजिए आज के डेट में आपने एक टैक्स इनवॉइस इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट में आप माल सप्लाई कर रहे हैं, तो माल अब भेज रहे हैं कहीं पे, तो मान लीजिए उसका जो लिमिट है वो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। तो 75 किलोमीटर जो है वो आपका विथ इन 100 है। तो आपके लिए जब जनरेट करेंगे ईवी बिल तो उसका वैलिडिटी जो रहेगा 1 डे का रहेगा, यानी कि 1 डे के अंदर में आपको जो है वो मूवमेंट करवाना पड़ेगा। इन केस अगर आप नहीं करवा पाते, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, पंचर गाड़ी हो जाती है, उस केस में एक्सटेंड किया जाता है गाड़ी का नंबर को। आप जो है गाड़ी का वैलिडिटी जो है, कंसाइनमेंट का वैलिडिटी जो है, जिस गाड़ी से जा रहा है उस गाड़ी के साथ अगर कुछ हुआ है तो वैलिड रीजन अगर है तो वो जो वैलिडिटी जो है एक्सटेंड की जा सकती है। तो 100 किलोमीटर का 1 डे, और उसके बाद जितना भी 100 किलोमीटर होगा उसके ऊपर एक दिन एडिशनल आपका मिलता जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि 450 किलोमीटर कोई जा रहा है डिस्टेंस है, तो उसका कितना हो जाएगा 5 डेज का, इसमें जो है उसको वैलिडिटी मिलेगा। कितना दिन का मिलेगा बस, 5 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। ठीक है। अब वैलिडिटी स्टार्ट जो होता है डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन के हिसाब से होता है। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, आप याद रखिएगा 24 आवर का ये जो वैलिडिटी होता है 1 डे मतलब 250 किलोमीटर है, तो पहला 100 के लिए आपका 1 डे लगेगा, 1 डे मिलेगा। दूसरा 100 के लिए दूसरा 1 डे मिलेगा, यानी टोटल 2 दिन हो गया। और रिमेनिंग 50 किलोमीटर के लिए 100 होगा, यानी कि टोटल यहाँ पे जो है 3 डेज का, कितना दिन का बॉस, 3 डेज का आपको यहाँ पे जो है वैलिडिटी मिलेगी। ये लिमिट होता है डिस्टेंस के हिसाब से ई-वे बिल का। अब ये एक्सटेंशन की जैसे हम लोग बात करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी अलाउड है कुछ केसेस में। एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन अगर गाड़ी का हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई, लॉज एंड ऑर्डर इशू कुछ हो गए, उस केस में जो है ट्रांसपोर्टर जो है वो वैलिडिटी जो है एक्सपायरी का वो बढ़ा सकता है। कमिश्नर में नोटिफाई स्पेशल केसेस लाइक दिस ODC कार्गोस, यानी कि ओवर डायमेंशन कार्गोस अगर है उस केसेस में अगर कमिश्नर जो है वो नोटिफाई करके भी जो है वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब अपडेटिंग व्हीकल डिटेल्स इन पार्ट बी, व्हीकल डिटेल पार्ट बी में होता है। तो पार्ट बी का कभी कभी क्या होता है, व्हीकल चेंज होता है। जो मान लीजिए गाड़ी जिस गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी का अगर गाड़ी चेंज होता है, मल्टीपल व्हीकल लगते हैं, उस केस में जो है गाड़ी का डिटेल जो है, गाड़ी का नंबर भी जो है वो अपडेट होता है। कब रिक्वायर होता है, व्हेन व्हीकल इज चेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांजिट में जो है अगर गाड़ी चेंज होता है तो ट्रांसपोर्टर मस्ट अपडेट पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो डिटेल होता है गाड़ी का वो अपडेट करना पड़ता है, ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट विद इन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर के लिए ये जरूरत नहीं है। अब भैया कंसोलिडेट ई-वे बिल, इस पर रूल 138 सब रूल 7 यूज व्हेन मल्टीपल कंसाइनमेंट आर ट्रांसपोर्टेड इन वन व्हीकल। एक ही गाड़ी में मल्टीपल कंसाइनमेंट अगर जा रहा है उस केस में आप कंसोलिडेट ई-वे बिल बना सकते हैं। ये जो है GST ई-वे बिल 02 में आप बना सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टर हैंडलिंग बल्क गुड्स जो है जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि एक ही गाड़ी में जो है माल मूवमेंट करते हैं, उसके लिए जो है आप कंसोलिडेट, कौन सा कंसोलिडेट ई-वे बिल बना सकते हैं बॉस। अब यहाँ देखिए एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, यानी कि रिसिपिएंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट 72 घंटा के अंदर जो भी ई-बिल बनाएंगे, तो जिसके ऊपर बना रहे वो जो रिसिपिएंट है वो तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है। ये 72 आवर्स के अंदर में उसको एक्शन लेना पड़ता है। अब अगर कोई एक्शन नहीं ले जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि ये एक्सेप्ट हो गया, बाय डीम्ड हो जाता है ये एक्सेप्टेड है। ठीक है।
डॉक्यूमेंट टू कैरी इस पर रूल 138 है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए कंसाइनमेंट के साथ अलॉन्ग विद ई वे बिल। पहला जो है बॉस ई इनवॉइस का कॉपी या फिर डिलीवरी चलान, जिसके बेसिस पे अगर जा रहे हैं। जनरली इनवॉइस का कॉपी, इनवॉइस कॉपी मतलब क्या होता है, दोनों डॉक्यूमेंट लगता है, डिलीवरी चलान और इनवॉइस कॉपी। जब टैक्स सेल करते हैं आप, सेल होता है उसके लिए टैक्स इनवॉइस लगता है। अदर देन सेल पर्पज मूवमेंट होता है तो आप डिलीवरी चलान या फिर बिल ऑफ सप्लाई वगैरह यूज़ करते हैं। डिलीवरी चलान, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस जो रहता है वो आपका रहेगा। उसके बाद कॉपी ऑफ ई वे बिल जो आप बनाएंगे वो रहेगा। इसके बाद अदर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट, पैकिंग लिस्ट वगैरह जो भी रहेगा, RFID वेयर एप्लीकेबल वगैरह जो रहेगा, अदर डॉक्यूमेंट वो रहेगा कंसाइनमेंट में। तो ये डॉक्यूमेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है। अब ई वे बिल जो है कब आपका जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ई वे बिल जनरेशन जो है ब्लॉक हो जाता है, पोर्टल पे आपको ई वे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। किस कंडीशन में भैया, अगर आप जो कंप्लायंस है आपका प्रॉपर तरीके से नहीं करते, यानी कि GST 3B अगर 2 कंसेक्यूटिव मंथ से फाइल नहीं हुआ है। CMP 08 अगर आप फाइल करते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर है, उस केस में अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपका ई वे बिल बनाने का जो है पोर्टल पे रोक दिया जाता है। आप ई बिल नहीं बनाएंगे तो इसको कैसे आप अनब्लॉक कर देंगे, सिंपल सी बात है। आप जो पेंडिंग रिटर्न जो है ना भैया, कौन सा पेंडिंग जो रिटर्न आप जो जिसके कारण ब्लॉक हुआ है उसको आप फाइल करिए प्रॉपर तरीके से, या फिर अप्लाई थ्रू GST पोर्टल यूजिंग EBB 05 के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपका वहाँ पे। उसके बाद आपका ये जो है अनब्लॉक हो सकता है। ऑफिसर में अलाउड ट्रांसफर टेम्पररी रिलीज जो है ऑफिसर को द्वारा दिया जाता है अगर कुछ ऐसा सिनारियो होता है तो। अब अप्रैल से बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, तो क्या ई वे बिल में क्या चेंज रहेगा अप्रैल से जो आपको ध्यान रखना है। देखिए ऐसा कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है एज पर रूल इन रूल 138, ठीक है। कोई जो पहले वाला रूल है, क्योंकि जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो रूल है वो सब बदले। जो ई वे बिल का जो रूल है वही आपको फॉलो करना है। स्ट्रॉन्गर सिस्टम से वो बेस्ट कंप्लायंस होगा प्रॉपर तरीके से। इंटीग्रेशन ऑफ ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग और GST रिटर्न्स कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से रखिए। उसके बाद आपका कंप्लायंस अपडेट रहेगा तो कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अपील के बाद ये आप प्रॉपर तरीके से अपना डॉक्यूमेंटेशन रखिए। तो कोई भी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स से पहले भैया आप ई वे बिल जरूर बनाएं। अगर आप मूवमेंट करते हैं सेल या फिर अदर देन सेल पर्पस के लिए, आप इंश्योर करें कि इन्वॉइस से ई वे बिल डिटेल जो है दोनों में, यानी कि ई वे बिल में जो डिटेल आपने दिया है एज पर इन्वॉइस या डिलीवरी चलान वो मैच कर लीजिए, सब सही है कि नहीं है। वैलिडिटी जो है केयरफुली आप चेक जरूर कर ले। अपडेट व्हीकल नंबर इमीडिएटली अगर रिक्वायर्ड होता है तो, और अपना रिटर्न जो है प्रॉपर तरीके से फाइल करें ताकि आपका जो है ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक ना हो पोर्टल पे और आप प्रॉपर तरीके से अपना ई वे बिल जनरेट कर पाएँ। तो ई वे बिल को लेकर ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अप्रैल महीने यानी कि 2026 में फॉलो करके जो अपना काम जो है करना है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके मन में कोई सवाल है ई वे बिल, GST और इनकम टैक्स को लेकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।